Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस को डिस्कस करना है। विच आर द पार्ट ऑफ पैंक्रियास, जो पैंक्रियास के एक पार्ट है। बेसिकली जब हम पैंक्रियास की बात करते हैं तो ये दो किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंडोक्राइन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन इसका फंक्शन ये है कि ये पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, जो हमारी डाइजेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं। जब आप एंडोक्राइन की बात करते हैं तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाते हैं। पैंक्रियाटिक जूस को बना के एक डक्ट में डालते हैं, एक नाली में डालते हैं, इस वजह से ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। लेकिन जब ये इंसुलिन बनाता है या आप कह सकते हैं ग्लूकागॉन बनाता है तो ये इसको ब्लड में डायरेक्टली रिलीज करता है, इस वजह से ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। अगर हम पैंक्रियास को ड्रा करें, इसके नाम का क्या मतलब है, तो पैंक्रियास में कहीं कहीं कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आप ये समझ लें पैंक्रियास एक समंदर की तरह है। ये जो ग्रुप ऑफ सेल ये छोटे छोटे आइलैंड्स की तरह, जजीरों की तरह हैं। और ये जो आइलैंड्स हैं, ये जो आइलेट्स हैं, ये लैंजरहैंस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, इस वजह से इनको कहा गया आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस। और ये किस में मौजूद होते हैं? पैंक्रियास में मौजूद। आगे पैंक्रियास के एंडोक्राइन का जो सबसे बड़ा फंक्शन है कि उसने बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। तो हर वो चीज़ जो ग्लूकोज लेवल को कम या ज़्यादा करेगी वो इनकी रिलीज़ को इफ़ेक्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायरॉक्सिन की रिलीज़ को बढ़ाता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो आपको पता है थायरॉक्सिन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। तो ग्लूकोज का कम होना ये इसकी रिलीज़ को बढ़ा रहा होता है या इसके हार्मोन की रिलीज़ को कम कर रहा होता है। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करेंगे। वहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं वो भी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं, इस वजह से ये भी इसकी रिलीज़ को कंट्रोल कर। और तीसरा ब्लड में शुगर लेवल, इसने तो वैसे ही कंट्रोल करना है। आगे इस ग्रुप ऑफ सेल्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं? दो तरह के, जिनकी तादाद थोड़ी होती है और जिनका काम ग्लूकागॉन प्रोडक्शन करना है, वो अल्फा सेल कहलाते हैं। जिनकी तादाद ज़्यादा होती है और उनका काम इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है, उनको बीटा सेल। दे आर द एसोसिएटेड, कि उनका ताल्लुक है विद इंसुलिन प्रोडक्शन के साथ। आगे इसके दोनों हार्मोन्स को हम डिस्कस करेंगे, जो अल्फा सेल रिलीज़ करते हैं, जो बीटा सेल रिलीज। सबसे पहले इंसुलिन। तो इंसुलिन रिलीज़ कहाँ से होता है? इंसुलिन रिलीज़ होता है बीटा सेल से, और इसका फंक्शन क्या है? इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कम कैसे करते हैं? इट डिप्रेस, ये कम करेगा द ग्लूकोज लेवल को जो ब्लड में है, मुख्तलिफ तरीक़ों से। जैसे ये 4 तरीके आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। ग्लाइकोजिन का बनना बढ़ा देगा। ग्लूकोज ब्लड में होता है, जब वो ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट होता है तो वो या मसल में स्टोर होता है या लिवर में स्टोर होता है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, बॉडी में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा, जिससे ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू प्रोटीन एंड लिपिड्स, तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में भी ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा होता है। और तीसरा ग्लाइकोजिन के टूटने से चूंकि ग्लूकोज बनता है, इस वजह से ग्लाइकोजिन के टूटने की प्रोसेस को कम करेगा। तो ये 4 बड़े तरीके हैं जिनके ज़रिए से ये ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं। ग्लाइकोजिन का बनना बढ़ा देता है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बढ़ा देते हैं, इंक्रीज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू प्रोटीन एंड फैट्स। और तीसरा ग्लाइकोजिन जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है टूटने के बाद, उसको कम कर देते हैं। अगर ये कम रिलीज़ होता है तो इसका कम रिलीज़ होना, इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस। फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन इज कॉल्ड एज डायबिटीज़ मिलाइटस। तो डायबिटीज़ मिलाइटस में क्या होगा? जब इंसुलिन नहीं आएगा, तो इंसुलिन का फंक्शन था इसने ब्लड ग्लूकोज को कम करना, तो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया, ईमिया ब्लड से रिलेटेड है, ग्लाइस ग्लूकोज से रिलेटेड है, हाइपर ज़्यादा होना।
तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का ज़्यादा होना ये हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, हाई ब्लड शुगर लेवल। अच्छा, जिस वक्त ये शुगर लेवल ब्लड गुजरेगा नेफ्रॉन से, तो आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन में जब फिल्ट्रेशन होती है तो काफ़ी सारी ग्लूकोज की क्वांटिटी फिल्ट्रेशन होने के बाद नेफ्रॉन में आती है, लेकिन नेफ्रॉन इसको दोबारा वापस रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं। लेकिन जब ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आए तो इसका मतलब है नेफ्रॉन में भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आएगा, और नेफ्रॉन का ग्लूकोज इतना ज़्यादा होगा कि रीअब्जॉर्प्शन के बावजूद काफ़ी सारा ग्लूकोज नेफ्रॉन में ही रहेगा। अब हमेशा ग्लूकोज का एक साल्ट है, साल्ट की खासियत ये होती है वो अकेला नहीं रहता, साथ अपने साथ पानी को भी रखता है, ठीक है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जब यूरिन बनेगा तो यूरिन में भी शुगर आएगा, क्योंकि शुगर की रीअब्जॉर्प्शन हो तो रही है और अपने नॉर्मल तरीके से हो रही है, लेकिन ग्लूकोज ही इतना ज़्यादा आ गया कि नॉर्मल तरीके वाले रीअब्जॉर्प्शन इनसफिशेंट हो जाती है ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करवाने में। तो जो ही यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा आता है तो यूरिन में पानी भी ज़्यादा आता है, क्योंकि ग्लूकोज जितने भी साल्ट होते हैं वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो जिससे डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। अब जब डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा तो बॉडी से पानी ज़्यादा निकलेगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। जब डिहाइड्रेशन होगी तो हमारा जो बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कि वाटर और साल्ट का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। तो ये 5 काम तो ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से यूरिन में भी ज़्यादा शुगर आएगा, जिसकी वजह से पानी भी ज़्यादा यूरिन में आएगा, डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, बॉडी में से पानी निकल जाए, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और फिर ऑस्मोटिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगी। हमारे नर्वस सिस्टम में अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए तो ये नर्व इम्पल्स की कंडक्शन को ख़राब कर देता है, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर को ये डैमेज करना शुरू कर देता है। तो डीअरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, इंसान बाज़ दफ़ा आप कह सकते हैं कि मेंटली तौर पे एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अच्छा, ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, जिस वक्त हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगी तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी, क्योंकि इसका काम ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को भी बढ़ाना है। तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन होती कहाँ है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, यानी आप कह सकते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन के मैकेनिज्म है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जो ग्लूकोज से एनर्जी मिलनी है। तो बॉडी का जो प्राइमरी फ्यूल है वो तो है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज किसी वजह से बॉडी के अंदर उसका लेवल कम है या वो टूट नहीं रहा तो बॉडी फिर दूसरे सोर्स की तरफ जाती है और वो सोर्स है फैट्स। अच्छा, फैट्स का एक बेनिफिट तो ये है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जब ये टूटते हैं तो इससे नेगेटिवली चार्ज कीटोन बॉडीज बनती हैं, नेगेटिवली चार्ज कीटोन बॉडीज बनती हैं। अब ये वेरी टॉक्सिक है, ये क्या है, टॉक्सिक है। तो जिस वक्त बॉडी के अंदर ग्लूकोज की एनर्जी कम पड़ती है तो फैट्स ज़्यादा मिकदार में टूटना शुरू हो जाती है, जिससे नेगेटिवली चार्ज कीटोन बॉडी बनती है। तो ये टॉक्सिक है। तो पहली बात ये है कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो मेटाबॉलिज्म की वजह से बने, तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट फ्रॉम फैट्स, ये बनते कहाँ, फैट से बनते हैं। अच्छा, उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में भी ये बन रहे होते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल कंडीशन के लिहाज से बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज की एनर्जी भी आती है और ग्लूकोज की एनर्जी इसकी ऑक्सीडेशन करवा के इसको लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती, जिसकी वजह से बॉडी को कोई हार्म नहीं होता, नुकसान नहीं होता। हुआ क्या है, नेगेटिवली चार्ज कीटोन बॉडी आम हालत में भी बनते हैं, जैसे इंसान थोड़ी सी ज़्यादा मुशक्क़त करना शुरू हो तो ये बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त ग्लूकोज की एनर्जी जब भी अवेलेबल होगी तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से ये वो ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगी जो लेस टॉक्सिक है। लेकिन ये एनर्जी तो अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि इसने एनर्जी ने अवेलेबल होना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। अब क्या होगा कि ये बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनके तोड़ने के प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं है। अब चूंकि इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, जब ये बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे तो बॉडी इनको बाहर निकालने की कोशिश करेगी किडनी के ज़रिए से। लेकिन आपको पता है किडनी
में चार्ज पार्टिकल का गुजरना, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। तो ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए बॉडी से पॉजिटिव मेटेलिक आयन, जैसे कैल्शियम मेटेलिक आयन है, सोडियम मेटेलिक आयन है, जिंक मेटेलिक आयन है, ये सारे कैटाइंस हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इसको साथ ये लेके बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से अब कैल्शियम भी बॉडी की ज़रूरत है, सोडियम भी बॉडी की ज़रूरत है, जिंक भी बॉडी की ज़रूरत है। तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी, जिससे इवन डेथ भी हो सकती है। तो यही बात लिखी गई, टॉक्सिक मेटाबोलाइट फ्रॉम फैट्स, कि जब फैट्स टूटती हैं तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनते हैं। नीड्स ग्लूकोज एनर्जी फॉर ऑक्सीडेशन, उनको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट होने के लिए ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए होती है। अगर ग्लूकोज की एनर्जी अवेलेबल नहीं है, एक्यूमुलेट विद इन द बॉडी, वो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएंगे। एंड लॉस्ट फ्रॉम द किडनी, और किडनी से ये बाहर निकलेंगे विद वैल्यूएबल मेटेलिक कैटाइंस, विद वैल्यूएबल मेटेलिक कैटाइंस, कैटाइंस के ज़रिए से ये बाहर निकलेंगे। तो ये हम थोड़ा सा जो सिम्टम है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बात बड़ी आसानी से लिखी जा सकती है। अच्छा, उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया, नाम से जाहिर है कि शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाएगा। मियाँ हमेशा ब्लड से रिलेटेड होता है, ग्लाइसी यहाँ ग्लूकोज से रिलेटेड, हाइपो कम। ज़्यादा इंसुलिन के प्रोड्यूस होने से ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्सेस इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस, इसका इफेक्ट क्या होगा कि बॉडी में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन टू मच हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका इफेक्ट क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। ठीक है, तो हमारी मसल्स और नर्व फंक्शन इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मसल को भी काम करने के लिए ग्लूकोज की एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, और न्यूरॉन्स को भी काम करने के लिए एनर्जी की ग्लूकोज की ही चाहिए, तो दोनों के फंक्शन अपसेट होना शुरू हुए। जैसे नर्व फंक्शनिंग में तो बाद दफ़ा ये होता है कि अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इंसान बेहोश होकर गिरना शुरू हो, और फिर मसल में क्या होता है, इंसान के ऊपर फिर शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको कप सी उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाती कि मसल बार बार डिमांड कर रहे होते कि मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। तो ग्लूकोज कम है तो इस वजह से एनर्जी कम मिल पा रही होती। उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है वो ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन का फंक्शन एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, जो इंसुलिन काम करता है उसके अपोजिट इसने काम करना है, और इसका फंक्शन क्या होगा, इसने ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देना है। बढ़ाएगा कैसे, ग्लाइकोजिन को तोड़ेगा। ग्लाइकोजिन मौजूद कहाँ है, लिवर में है, मसल्स में है, तो वहाँ से ग्लूकोज बनेगा और ब्लड में आ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जो फैट्स हैं उनको तोड़ के उससे ग्लूकोज बनाएगा, क्योंकि हमने अभी डिस्कस यही किया है कि ग्लूकोज फैट्स में कन्वर्ट हो रही थी और फैट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही होती। उसके बाद लेकिन ग्लूकागॉन की वजह से, जो ज़्यादा ग्लूकागॉन रिलीज होने की वजह से एबनॉर्मेलिटी कम होती है। उसकी क्या वजह है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा सेल्स के ऊपर एक ट्यूमर बन जाए। अब जो ही ट्यूमर बनेगा तो अल्फा सेल की सिक्रीशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी। और अल्फा सेल की सिक्रीशन में ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एक्सेस ग्लूकागॉन, के ग्लूकागॉन ज़्यादा बनेगा, जिसका नतीजा क्या होगा, कंसिक्वेंटली नतीजा क्या निकलेगा कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल, जो ही ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है ये अल्फा सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और जो ही अल्फा सेल की तादाद कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो बढ़ा हुआ लेवल है ग्लूकागॉन का वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ग्लूकागॉन की जो हायर कंसंट्रेशन का रिलीज़ होना ये बॉडी में एक किस्म का पॉसिबल ही नहीं है। तो रेयर ट्यूमर ऑन अल्फा सेल्स का सिक्रेशन ऑफ एक्सेस ग्लूकागॉन, के ज़्यादा ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है, जिसके नतीजे में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है, हमारे अल्फा सेल डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोबारा ग्लूकागॉन की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। आइलेट्स ऑफ लैंजरहैन जो पैंक्रियाज में होते हैं, इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और MCQs के लिहाज से। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.